Hello students. So today we are going to discuss the lesson plan of semiconductor and its device. So this is the last chapter of your book 2. So the specific objectives of this chapters are introduction of semiconductor, intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, diode and the applications of diode. Okay. So हम लोग यहाँ पे सिर्फ मोस्टली लेसन प्लान ही डिस्कस करेंगे. In this lesson plan we will discuss के what are the important, because overall there is it is a theoretical chapter. There is no derivation, no formula is mostly given this chapter. So normally theoretical based है. So मैं आपको initially ये बता दूंगा कि क्या क्या important point क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें ज़रूरी है. इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी कुछ नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं. तो हम लोग एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं इम्पॉर्टेंट इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन. सो जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं या भी सेमीकंडक्टर जो बनते हैं, दैट इज इट बेसिकली लाई इन ग्रुप 4A. सो ग्रुप 4A में जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर बेसिकली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन. ओके, इनके एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं 6, 14, 32 एंड 50, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे दी गई हैं. सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें है कि वेन एवर वी ब्रिंग एटम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, there is a overlapping of the outer orbital. Inner orbitals are not affected, only there is an outer orbitals are affected. So due to the overlapping of the outer orbital, different energy levels are formed. Okay, it basically obey a Pauli exclusive principle. So ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है. तो ये जितने भी आउटर ऑर्बिटल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं. मोस्टली जो सेमीकंडक्टर हम लोग यूज करते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज्ड होता है. ठीक है, और इनके जो आउटर ऑर्बिटल्स हैं, अगर हम यहाँ पे देखें आउटर ऑर्बिटल्स में, कि ये जो आउटर ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में बेसिकली ओवरलैपिंग होती है. ठीक है ना. अगर कोई भी सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बना हुआ है, ठीक है, सो सिलिकॉन के आउटर वैलेंस ऑर्बिटल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, सो नॉर्मली p अगर ऑर्बिट देखें तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 4 वैकेंट होंगे स्पेस. ठीक है. So whenever we bring atom very close to each other, there is an overlapping of energy level. ठीक है. और जब उन्हीं चीज़ों को आगे हम देखते हैं, इनर ऑर्बिटल कभी भी अफेक्ट नहीं होता. तो ये एक थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका. देन एनर्जी बैंड थियरी. सो एनर्जी बैंड थियरी, जैसे मैंने बताया कि एक बैंड थियरी समझाई गई है. इसमें क्या होता है कि वेन एवर सपोज इन इंटर एटमिक स्पेस बिटवीन द एटम्स आर मोर इंटरेक्शन बिटवीन द interatomic space between atoms are more and interaction between the atoms are very less. ठीक है. As interatomic space decreases, there is an overlapping of outer orbital, जैसे मैंने आपको बताया था. And due to the overlapping of outer orbital, many energy levels are formed. So total suppose n atoms है. अगर मान लो कोई भी सेमीकंडक्टर n एटम से बना हुआ है, तो उसके अंदर अगर n एटम्स हैं तो कितने ओवरऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर. ठीक है ना. तो वैसे बताया गया है 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. और कितने स्टेट्स होंगे, तो 8n स्टेट्स होंगे. ये 8n स्टेट्स कैसे होते हैं, देखो स्टूडेंट्स, जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा 3p6, तो यहाँ पे कितना वैकेंट है. वैकेंट अगर आप देखोगे तो 4 वैकेंट है. ठीक है ना. सो 4 वैकेंट है और 4 फील्ड है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 8n स्टेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एक स्टेट. आप समझ रहे हो. जैसे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में कैसा होता है, एक लेवल पे दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एक स्पिन अप वाले को भी एक स्टेट इमेजिन कर लिया और स्पिन डाउन वाले को भी एक स्टेट इमेजिन कर लिया है. ठीक है. तो टोटल 8n स्टेट हो सकते हैं. ठीक है, आप समझ रहे हो ना. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के और 4 और फिल कर सकता है ये, क्योंकि 3p6 तक मैक्सिमम हो सकता है, तो 4 वो फिल करता है, 4 वो और 4 ये, तो टोटल 8n स्टेट्स होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 8n स्टेट, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 1 लेवल इज इक्वल टू 2 स्टेट. ठीक है. सो जो भी नॉर्मली n एटम्स होंगे, जब आप उनको बहुत ही नजदीक लेके आते हो, सो बेसिकली क्या होता है कि हम वेन डायग्राम से ऐसा समझते हैं कि एक ऐसा टोटल 8n स्टेट्स बन जाते हैं. ठीक है. और इन 8n स्टेट्स में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ओके. अगर आप इन एटम्स को और क्लोज लेके आओ, इफ दे आर ब्रिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दिस ये 8n स्टेट है, इनमें डिवीजन हो जाएगा. इनमें डिवीजन कैसा होगा
कुछ स्टेट यहाँ पे हो जाएंगे, कुछ स्टेट यहाँ पे हो जाएंगे, 4n का डिवीजन होगा, यहाँ 4n स्टेट हो जाएगा, यहाँ पे 4n स्टेट हो जाएगा। और एट एब्सोल्यूट जीरो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही रहेंगे, ठीक है ना। इन कलेक्शन ऑफ स्टेट्स को वैलेंस बैंड कहते हैं और इन कलेक्शन ऑफ स्टेट को कंडक्शन बैंड कहा जाता है, ठीक है। और इनके बीच में जो जगह है उस जगह को बोलते हैं फॉरबिडन बैंड, ठीक है ना, वहां पे कोई एनर्जी लेवल नहीं होता। तो ध्यान रखना, जब आप एटम को बहुत ही क्लोज लेके आओगे तो एक ऐसा स्टेट आएगा, उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग के कारण 8n स्टेट बनेगा। और नजदीक लाओगे तो वो ओवरलैपिंग ऐसे हो जाएगी कि 4n स्टेट इधर हो जाएंगे, 4n स्टेट नीचे आ जाएंगे और बीच में एक गैप बच जाएगा जिसको एनर्जी फॉरबिडन गैप कहते हैं, ठीक है। इनिशियली एब्सोल्यूट जीरो पे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे इस जगह पे रहेंगे वैलेंस बैंड में, ठीक है। ये एब्सोल्यूट जीरो की बात हो रही है। फिर यही वो बैंड डायग्राम को समझा है कि इफ एटॉमिक स्पेसेस डिक्रीज फर्दर दिस 8n स्टेट इज स्प्लिट इनटू 4n एंड 4n स्टेट विद द सेपरेशन बिटवीन देम। और यही सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं ये बैंड डायग्राम में, ये एनसीईआरटी में एडिशनल में एक ब्लू पेन से लिख के समझाया हुआ है, उसी को मैंने बताया कि ये वो जगह है जहाँ पे 8n स्टेट है। समझ में आई ना आपको? देखो स्टूडेंट्स, ये वो वाली जगह है जब उनके बीच में इंटर एटॉमिक, सबसे पहले इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फिर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, और एक ऐसा टाइम आया कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इतना हो गया कि उनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग में सारे 8n स्टेट यहाँ पे आए, अब और डिस्टेंस कम किया तो यहाँ पे गैप आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएंगे आपके, इस जगह बन जाएंगे कंडक्शन बैंड, यहाँ पे बन जाएगा वैलेंस बैंड। एब्सोल्यूट जीरो पे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। समझ में आया आपको? तो ये वो डायग्राम है, होपफुली आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हम लोग एक ऐसा मॉडल बनाया, ऐसी थियरी है जिससे हम इस चीज को, एनर्जी डायग्राम को समझ सकते हैं। ये जो बीच में जो गैप होता है, इस गैप की वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ दिस सेमीकंडक्टर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ध्यान रखना, ओके। वही अगर ये फॉर एग्जांपल जर्मेनियम का है तो इनके बीच में जो गैप होती है दैट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर जर्मेनियम का। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखना। तो ये किसके लिए है, ये अगर सिलिकॉन का है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यहाँ से यहाँ पे जंप करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर, ये एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी इनफ मिल जाती है कि वो जंप करके यहाँ पे जा सकता है। वही जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं कंडक्शन बैंड और इसी को हम बोल देते हैं वैलेंस बैंड। क्लियर स्टूडेंट्स? सो होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा बैंड डायग्राम थियरी में। अब ये जो हो गया ये अपना एक नॉर्मल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में यही जैसे मैंने बताया, देखो फॉर सिलिकॉन द एनर्जी गैप इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर जर्मेनियम इट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एट एब्सोल्यूट जीरो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोअर कहाँ पे रहेंगे, वैलेंस बैंड में रहेंगे, वो कंप्लीटली फील्ड होंगे। जैसे आप इसको रूम टेम्परेचर पे लाते हो तो इनको हीट एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। इस कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल को हम ऐसा भी बोल सकते हैं EC, और EV के हायर वाले को EV। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं EC माइनस EV इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वही यहाँ पे वही लिखा हुआ है, EC माइनस EV इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड EC माइनस EV इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये भी होपफुली आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज आप रेगुलर क्लास में भी पढ़े हुए हैं, इसके ओवरऑल थियरी भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ये सिर्फ लेसन प्लान है जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जस्ट फास्ट रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हमने बैंड डायग्राम देख लिया, अब हम इसके लेटाइज स्ट्रक्चर को देखते हैं। लेटाइज स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल होता है, कि एक स्पेसिफिक यूनिट सेल है और फिर उसका रिपीटेशन और फिर एक सॉलिड बॉडी बनती है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा लेटाइज स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, उसी को हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ समझाया हुआ है। जैसे एट एब्सोल्यूट जीरो कोई भी इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर को आप देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा। देखो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव इनफ एनर्जी टू क्रॉस दिस एंड रीच एट द कंडक्शन बैंड। नाउ अगर आप यहाँ पे चेक करो तो इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो दिख रहे हैं आपको सब।
एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं, उनके बीच में कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। उसी को यहाँ पे भी बताया हुआ है ऐसे। ये एब्सोल्यूट जीरो की बात है। जैसे आप इसको हीट एनर्जी दोगे, जैसे आप इसमें इसको रूम टेम्परेचर पे लाओगे, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और जैसे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे एक होल क्रिएट कर देगा और वो फ्री हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो इट कैन फ्रीली मूव हियर। जैसे यहाँ पे भी एक होल क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है तो वो इस होल के थ्रू ही जाएगा। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को बताना है तो यहाँ पे एक होल हो जाएगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। बेन डायग्राम में बताना हो तो ऐसे बता सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा, बिकॉज दिस ये किस तरीके से नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जंप करता है। बेन डायग्राम में हम यहाँ से यहाँ दिखाते हैं और होल को यहाँ क्रिएट कर देते हैं। होल सिर्फ वैलेंस बैंड में रहता है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पे होल दिखाएंगे, ठीक है। वो आगे हम देखते भी हैं। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे देखो हीट के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, तो ये रहे यहाँ पे होल क्रिएट हो गया होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है ना। सरफेस पे यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक होल है तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे जहाँ पे भी है होल एट अ साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, तो यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वही जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 होल है तो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अगर एक होल है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। सो जितने तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा ध्यान रखना है, जितने नंबर्स ऑफ होल होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। सो होल्स को हम एक पॉजिटिव चार्ज की तरह देखते हैं। क्लियर। सो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। देन when we apply potential difference to the intrinsic semiconductor, तो जब भी आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, तो जैसे मान लो इसको एक सेल के साथ कनेक्ट कर दो, तो अगर मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नहीं जाएगा, थ्रू होल होता हुआ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल के थ्रू यहाँ जाएगा, तो वो होल और इलेक्ट्रॉन का जो भी रिकॉम्बिनेशन होगा तो करंट प्रोडक्शन होगा। ध्यान रखना, वेन एवर, तो कहीं पे भी लिखा होगा, ये लाइन लिखी होगी, वेन एवर द होल एंड इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड करंट स्टार्ट टू फ्लो इन द सर्किट। दैट मीन्स इस तरीके का कुछ प्रोसेस हो रहा होगा। ओके, देन ये वही लिखा हुआ है, when potential difference applied, the electron move toward the positive terminal and the hole toward the negative terminal. Here the conduction is due to both holes and electron. Intrinsic semiconductor have low conductivity, so they have no practical use. but इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, तो प्रैक्टिकल यूज में नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल यूज में हम क्या करते हैं, हम इसमें डोपिंग करते हैं, हम इसमें इम्प्योरिटी डालते हैं। इम्प्योरिटी डालने से क्या होता है कि उनका रिकॉम्बिनेशन रेट इंक्रीज होता है। रिकॉम्बिनेशन रेट इंक्रीज होने से करंट कंडक्शन बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सो उस टाइप के सेमीकंडक्टर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये इंट्रिंसिक है, उसे क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये रहा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इम्प्योरिटी दो टाइप के होते हैं। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी वी नीड टू ऐड डोपेंट। डोपेंट में भी ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। सो इम्प्योरिटी दो टाइप के होते हैं, एक पेंटावेलेंट होता है, एक ट्राइवेलेंट होते हैं। पेंटावेलेंट का मतलब होता है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं। कौन से पेंटावेलेंट है ये भी याद रखना है, आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, एल्यूमिनियम है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं। कौन से हैं, बोरोन है, इंडियम है और गैलियम है, ठीक है ना। जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं किसी में भी, तो वो टाइप का जो सेमीकंडक्टर बनता है दैट इज बेसिकली अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब हम पेंटावेलेंट डालते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वो टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो ये रहा आपका एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम देखें यहाँ पे, सो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो भी है, अगर मान लो सिलिकॉन से बना है या जर्मेनियम से बना है, और यहाँ पे अपन ने एक डोपेंट डाला हुआ है। वो डोपेंट कौन सा है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो ये 4 तो शेयर करेगा लेकिन एक शेयर नहीं करेगा, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैसे ही रहेगा। सो अगर उसको बेन डायग्राम में देखें तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर कहीं पे होगा, ठीक है ना। बिकॉज एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ दिस पेंटावेलेंट विद द सिलिकॉन
an additional energy level is formed just below the conduction band and this is known as a donor energy level. कौन सा energy level इसके हम कहते हैं? donor energy level. तो at room temperature ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे रहते हैं, ये इस जगह पे रहेंगे, बराबर। और जैसे आप तो इसमें एडिशनल, इसमें अगर हम देखें सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो जितनी आप डोपिंग करते हो, ठीक है ना, जितने भी डोपेंट डालते हैं, नॉर्मली पार्ट पर मिलियन डालते हैं, 1:10⁻6 में डालते हैं, मतलब एक अगर 10⁶ अगर आपका इंट्रिंसिक एटम है तो उसकी जगह एक डोपेंट है, ऐसा रेशियो आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसके वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे हम देखें पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो यहाँ पे होल्स जो होंगे वो एडिशनल होंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर हमने कोई डोपेंट डाला है, मान लो बोरोन डाल दिया है, तो बोरोन ने तो 3 कोई शेयर किया, एक तो शेयर करेगा नहीं, तो वहां पे एक वैकेंट स्पेस रह जाएगा। तो इस तरीके से वैकेंट स्पेस हो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वहां पे उनका रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन रेट इंक्रीज हो जाता है जिससे कंडक्शन इंक्रीज होता है। तो होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो यहाँ पे ध्यान रखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो यहाँ पे लेवल बनता है ये जस्ट बिलो, ये डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं, ये जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड बनता है। यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, ये जस्ट अबाउ द वैलेंस बैंड बनता है, ठीक है। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। देन एक्सट्रिंसिक का आगे ही चीज दिया है, सो देखो यहाँ पे ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द इंट्रिंसिक एटम विद द डोपेंट अलाउड एनर्जी लेवल इज फॉर्म्ड जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। जैसे मैंने बोला, जैसे डोनर लेते हैं और यहाँ पे एनर्जी लेवल इज फॉर्म्ड जस्ट अबाउ द वैलेंस बैंड, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है? सो जैसे इट्स बेसिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों को डिफ्यूज किया जाता है बाय एलॉइंग टेक्निक इन एन इंडस्ट्री। और पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास नॉर्मली क्या होता है, अगर हम पी टाइप में देखें तो डोपेंट क्या होते हैं, हम डोपेंट में इसको ऐसे बनाते हैं क्योंकि एक उसके पास एक्स्ट्रा होल होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपेंट होता है, जो पेंटावेलेंट होता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सो अब इनको डिफ्यूज किया जाता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा और इमोबाइल हो जाता है, इमोबाइल हो, और ये बन जाता है पॉजिटिव आयन, ठीक है। और ये अपने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये होल में इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा नेगेटिव आयन, ठीक है। और ये भी इमोबाइल हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे देखो इमोबाइल नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बनाया है। इनकी जो इंटरनल फील्ड होती है उसकी ये डायरेक्शन होती है, ध्यान रखना, ये इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो फर्दर डिफ्यूजन इसीलिए प्रिवेंट हो जाता है बिकॉज इंटरनल फील्ड इतनी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट नाउ क्रॉस फ्रॉम हियर टू हियर, बिकॉज इंटरनल फील्ड ही उसको रिपेल करेगी। तो एक पोटेंशियल बैरियर हो जाता है, ठीक है ना। इस टाइप के जो करंट फॉर्मेशन होता है जब होल इस इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकम्बाइन होता है, उस टाइप के करंट को हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो और ये जो लेयर फॉर्मेशन होता है डिप्लीशन लेयर होता है, तो ये डिप्लीशन लेयर एक बार फॉर्म हो गया और इलेक्ट्रॉन को अब इनफ एनर्जी नहीं मिलती यहाँ से यहाँ क्रॉस करने के लिए, बिकॉज नॉर्मली यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। सो अब ये जाके एक बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड बनता है। ये पीएन जंक्शन डायोड एक बार जब बन जाता है, यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पी टाइप है, यहाँ एन टाइप है, यहाँ पे अभी भी माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें माइनॉरिटी कैरियर कौन होते हैं? होल्स होते हैं। मेजॉरिटी इसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं। इसमें मेजॉरिटी क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नॉर्मली ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, अब इसमें इस टाइप से पी टाइप में और एन टाइप में हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी से हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलाउ कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अलाउ करेंगे, किस तरीके से बायसिंग करेंगे, मतलब बैटरी को कैसे लगाएंगे, उसको हम बोलते हैं बायसिंग। तो दो तरीके होते हैं बायसिंग के, एक होते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से लगाते हैं, एन टाइप को नेगेटिव से लगाते हैं, ठीक है। और रिवर्स बायस में पी टाइप को पॉजिटिव, रिवर्स बायस में हम पी टाइप को नेगेटिव से लगाएंगे और एन टाइप को पॉजिटिव से लगाएंगे, ठीक है, रिवर्स बायस में। सो ये ऐसा होगा कुछ इस टाइप से। सो जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, फॉरवर्ड बायस देंगे, ठीक है ना, तो फॉरवर्ड बायस में हम चेक करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हम देंगे तो इसमें ऐसा होता है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस।
बिकॉज जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इंटरनल फील्ड को इसमें कैंसल आउट करती है, तो विड्थ डिक्रीज होता है। सो यहाँ पे अब जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास इनफ एनर्जी होगी कि वो यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे आए, होल्स के साथ रिकम्बाइन करेगा और सर्किट में फ्लो करना चालू करेंगे, तो करंट कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिकली कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विच इज बेसिकली नॉट पॉसिबल इन कंडक्टर, बट हियर इट इज पॉसिबल। इसमें अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दोगे, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, तो भी वो इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं करेगा जब तक इंटरनल फील्ड कैंसल आउट नहीं होती। ध्यान रखना, ठीक है ना। जब इंटरनल फील्ड कैंसिल होगी तो ही इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रैवल करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो और इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे और फिर करंट कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट यहाँ पे होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। तो ये फॉरवर्ड बायस का डायग्राम है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जैसे 0.7 वोल्ट, जब आप 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए दोगे ना, तो ये एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल फील्ड को कंप्लीटली कैंसल आउट कर देगी। Now electron has enough energy to pass from this n type to the p type and complete in the circuit. तो ये चीज ध्यान रखना। वही अगर जर्मेनियम हुआ तो जर्मेनियम के लिए अप्रोक्सीमेटली 0.3 वोल्ट होता है कट ऑफ वोल्ट, तो 0.3 पे ही वो क्रॉस कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप रिवर्स बायस देते हो तो रिवर्स बायस में क्या होता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होता है, जो विड्थ होता है वो इंक्रीज होता है, और नाउ इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव इनफ एनर्जी टू क्रॉस, क्योंकि आपने इंटरनल फील्ड के डायरेक्शन में ही एक्सटर्नल फील्ड दे दिया है। सो अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहां से यहां क्रॉस करके जा सके, ठीक है। सो रिवर्स बायस में कोई करंटी कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर रिवर्स बायस को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो फिर क्या होगा, तब ब्रेक डाउन होगा। तब क्या होगा, जहां जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होते रहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई होगी, तो वो क्या करेंगे, इंट्रिंसिक एटम के साथ कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद और इलेक्ट्रॉन उसमें से इजेक्ट करेंगे, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो जाएंगे और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, तो एक साथ वो यहाँ पे से यहाँ पे ड्रिफ्ट होंगे, ठीक है। तो सडन राइज इन अ करंट होगा, ओके। सो इसे एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ये ब्रेकडाउन इंटरनल फील्ड के कारण हुई है, मान लो ये फील्ड है कि अगर ये फील्ड ही इंट्रिंसिक एटम में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, फील्ड के कारण अगर इजेक्ट करता है, तो वो जेनर ब्रेकडाउन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर इंट्रिंसिक एटम में से इलेक्ट्रॉन नॉट ड्यू टू द कोलिजन के कारण होता है तो एवलांच ब्रेकडाउन, और फील्ड के कारण होता है तो जेनर ब्रेकडाउन। तो ये चीज आपको काफी मतलब रेगुलर क्लास में बताइए, इससे फास्ट रिविजन है जिसे लेसन प्लान हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें भी मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट डिस्कशन करूं। देन एप्लीकेशन ऑफ डायोड, ठीक है ना। सो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है कि विच कन्वर्ट नॉर्मली एसी टू डीसी, एसी से डीसी में जो कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर, ओके। सो रेक्टिफायर बेसिकली कन्वर्ट एसी टू डीसी, क्लियर। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मली हमारे घर पे ये जो भी प्लग होता है जहाँ पे करंट आता है वहाँ एसी करंट आता है, ठीक है ना। ये एसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नॉर्मली अगर आप इसकी वेवलेंथ देख के इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करो तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। ये एक वेवलेंथ है। आप ध्यान रखो कि रिपीटेशन इसी के बाद होता है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो ये इनपुट यहाँ पे है, ध्यान देना। सो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस टाइप का सिग्नल आया, एसी सिग्नल, तो ऐसा कुछ फ्लक्स बनेगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेंस लॉ के कारण यहाँ पे फ्लक्स अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो इनिशियली ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो जाएगी, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो जाएगी, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा। फॉरवर्ड बायस में अगर रहेगा तो जो इनपुट अगर ऐसा है तो आउटपुट भी वैसे ही आएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे आएगी तो ये फील्ड चेंज हो जाएगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा इस समय, ठीक है, फील्ड ऐसा हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे लेंस लॉ के कारण रिवर्स हो जाएगा, फील्ड इस टाइप से हो जाएगा। जब अगर ऐसा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, तो डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा, बराबर।
और फिर ये रिपीटेशन होगा। तो आप देखोगे कि पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव को एलिमिनेट कर दिया डायोड ने, इसीलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अब फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, सेम वे, अगर मान लो कि ऐसा नेगेटिव सिग्नल है, सॉरी मान लो इस टाइप की साइकिल है, ऐसी नेगेटिव साइकिल है, तो यहाँ पे इस टाइप का फ्लक्स बनेगा, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ऐसा फ्लक्स आएगा, ठीक है। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये अगर ऐसी साइकिल आई है तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, अंडरस्टूड। तो वो यहाँ पे वही बताया, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे बी पे नेगेटिव साइकिल बताई हुई है, ध्यान रखना, डायोड D1 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे कंडक्शन, क्योंकि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हुआ ना, देखो ये टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तो ये रिवर्स बायस में हो गया, तो ये जो कंडक्शन होगा ये पॉजिटिव पी टाइप के साथ कनेक्ट है, और ये डायोड का सिंबल ऐसा होता है, दैट इज ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल, तो डायोड D1 पॉजिटिव, पी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, ये एन नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा, तो कंडक्शन तभी होगा। सो ये वही दिखाया गया है। जब यहाँ पे ये पॉजिटिव साइकिल आएगी तो यहाँ पे इस टाइप का पॉजिटिव फ्लक्स होगा, तो यहाँ पे ऐसे नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो डायोड D1 है, आप देखो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा। तो इसके लिए ये वाला आंसर आया, ठीक है। तो हर एक साइकिल में आपको पॉजिटिव साइकिल मिलेगी, और डायोड कौन कंडक्ट करेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि डायोड कौन सा कंडक्ट करता है। तो पॉजिटिव साइकिल के पहले एक डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, दूसरी हाफ साइकिल के लिए ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, और इस तरीके से सारे आपके पॉजिटिव साइकिल्स आएंगे। और अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे एक साइकिल है, तो यहाँ पे दो साइकिल है, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, समझ में आई बात। तो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 100 हर्ट्ज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेम वेव फुल वेव रेक्टिफायर में इसके ही आउटपुट को हम, ये जो आउटपुट आया था हमारा, देखो इस तरीके से जो आउटपुट आया था, इसको हम आरसी सर्किट में डालते हैं। तो आरसी सर्किट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सी की वैल्यू हाई रखते हैं, आर की वैल्यू लो रखते हैं। तो एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो आर लो है तो वो डिस्चार्ज होता ही नहीं है। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये जो आउटपुट आया था हमारा, आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर में, इसके टिप्स को ही कलेक्ट करता है। तो आप देखोगे तो पूरा एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से एसी डीसी में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक ऊपर ऊपर से मैंने आपको एक लेसन प्लान बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है, एग्जाम के पहले इन सब चीजों को देख के जाना है। ये ओवरऑल चैप्टर नहीं है, ओवरऑल चैप्टर तो काफी बड़ा है, थियरी बड़ी चलती है, ठीक है। तो ये जस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे इनके एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखो। in n type semiconductor which of the following is true? So electrons are majority carrier and trivalent atom are the dopant, so false, ठीक है ना। इसमें क्या आंसर आएगा, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड द पेंटावेलेंट आर द डोपेंट, तो ये सी आंसर आएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर द पी टाइप, पी टाइप में क्या होगा, होल्स मेजॉरिटी होता है एंड ट्राइवेलेंट डोपेंट होता है, तो इसमें आंसर डी ऑप्शन आएगा, इसी का डी ऑप्शन होगा। देन कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, देन उनके बीच में गैप क्या होता है। तो देखो सबसे ज्यादा जो गैप, सबसे कम जो हमने देखा था कि एक जगह कंडक्शन बैंड होता है, एक जगह वैलेंस बैंड होता है, और बीच में एनर्जी गैप होती है। ये एनर्जी गैप सबसे जो बड़ी होती है ना वो कार्बन की होती है, फिर उससे छोटी एनर्जी गैप जो होती है ना वो सिलिकॉन की होती है, और सबसे छोटी जो गैप होती है दैट इज जर्मेनियम। जैसे जर्मेनियम का होता है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू जम्प, बेसिकली इट्स 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जम्प एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, ध्यान रखना। सो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी होगी वो किसकी होगी, जर्मेनियम की होगी, ठीक है ना, जर्मेनियम में। और तो ये आंसर सी आ जाएगा आपका यहाँ पे। एनर्जी गैप ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम, देन सिलिकॉन, एंड सबसे लोवेस्ट किसमें होती है, जर्मेनियम में। देन इन एन unbiased PN junction, the hole diffuse from P type to the N type region because the concentration of P region is more compared to the
एन रीजन, ध्यान रखना है इसका आंसर। द कॉन्सेंट्रेशन पी रीजन का ज्यादा होता है इज मोर बिकॉज देन द एन रीजन। क्लियर? सो जो भी अनबायस्ड होते हैं, अनबायस्ड मतलब नॉर्मली हम देखें कि ये अनबायस्ड है, मतलब ये पी टाइप है, ये एन टाइप है और अनबायस्ड है, मतलब इसमें कोई हमने बायसिंग नहीं की है, ना फॉरवर्ड बायस है ना रिवर्स बायस है। सो होल कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियस बात है यहाँ पे होल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू द एन रीजन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे किसका ज्यादा है? होल का। तो वही इसका आंसर है। ठीक है, दे मूव अक्रॉस द जंक्शन, तो यहाँ पे तो कोई मूवमेंट होती नहीं है, जस्ट अनबायस्ड है। फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन अट्रैक्ट देम, कोई अनबायसिंग है, मतलब कुछ होगा नहीं। तो सिर्फ यहाँ इस समय क्या होगा? the concentration of hole is more than the concentration of electron। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अगर बोलते तो concentration of free electron is more than that of hole, तो वो भी आंसर हो सकता था अगर ये क्वेश्चन पूछते तो। ठीक है, when a forward bias is applied to the pn junction, फॉरवर्ड बायस अगर हम पीएन जंक्शन में अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? कम होता है। सो इसका आंसर है लोअर द पोटेंशियल बैरियर। In half wave rectification, what is the output frequency if the input is 50 hertz? What is the output frequency of full wave rectifier in same input frequency? So अगर हाफ वेव है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, 50 की 50 रहेगी, लेकिन फुल वेव है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इतने ही एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, थियोरेटिकल टॉपिक है। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड ही थियरी में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताया हुआ है। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू एनीथिंग नेट और जेई रिलेटेड। ठीक है, और थियरी को जस्ट एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि ये चीज होती हैं। सो इट्स जस्ट अ लेसन प्लान, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।